हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अपना गेट का एग्जाम खत्म हो गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका एग्जाम कैसा रहा और आपको सबसे लेंदी वाला पोर्शन कौन सा लगा आउट ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर मैं अपना रिव्यू आपको एग्जाम का दूं तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर लेंदी था, क्योंकि देखो, अगर आपको भी आपने अटेम्प्ट किया है सिंसियरली तो फिर आपको भी लगा होगा कि एप्टीट्यूड के सेक्शन में पहुंचने से पहले ही आपका मैक्सिमम टाइम जा चुका होगा। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन काफ़ी लेंदी था और जिसने पहले एप्टीट्यूड को टाइम दे दिया उनको फिर केमिस्ट्री के लिए कम टाइम मिला होगा। तो ऐसे पेपर लेंदी होने का रीज़न भी ये था कि अगर हम बात करें MCQ क्वेश्चंस की तो अपने पास टोटल 22 MCQ क्वेश्चंस आए थे, MSQ आए थे 19, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, इसी की वजह से पेपर लेंदी हुआ है। और NAT जितने बाकी बच गए 14 क्वेश्चंस आपके NAT थे, ठीक है। तो ये वाला नंबर था, मैंने खुद काउंट किया क्वेश्चंस। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो ये MSQ वाला पोर्शन है यहाँ पे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पूछी गई, जिसकी वजह से एक ऑप्शन के चार, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और सारे सब में आपको मैकेनिज्म लिख के देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेपर लेंदी हो गया। और वैसे भी ओवरऑल MSQ जब भी नंबर बढ़ता है इनका तो पेपर वैसे लेंदी हो जाता है। सो आई होप आपका भी शायद सेम ही फीडबैक या रिव्यू रहेगा। बाकी आप मुझे बताना आपका पेपर कैसा रहा। तो पेपर लेंदी तो था, इसके साथ ही साथ क्योंकि MSQ वाला पोर्शन बढ़ गया है तो अब ना होगा ये कि जो आपका MCQ वाला पोर्शन है और जो NAT वाला पोर्शन है, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले लिए वो ले लिए, क्योंकि MSQ में हमेशा ही ना डाउट रहता है क्वेश्चन के ऊपर। हो सकता है आपने एक्स्ट्रा ऑप्शन मार्क कर दिया हो या फिर आपका एक ऑप्शन आपने मार्क कम किया हो, दोनों ही केस में आपको क्वेश्चन जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार कि MSQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, NAT में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपका MSQ गलत हुआ है तो सिर्फ कोई नेगेटिव मार्किंग बेसिकली नहीं हो, क्वेश्चन हो गया गलत बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQ में होती है, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि पेपर लेंदी भी था और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को MSQ के फॉर्मेट में पूछा गया है तो पेपर इस थोड़ा सा टफ भी होता है। सिंपल सा फंडा होता है, पेपर को जितना डिफिकल्ट बनाना है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ MSQ डाल दो, बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जो कट ऑफ है वो लेस देन 30 रहेगी। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता बट हाँ लेस देन 30 रहनी चाहिए जिस लेवल का एग्जाम है वैसे। तो इसको पेपर को इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो आपको ना क्वेश्चन अभी देख के समझ में भी आएगा। कई बार ना पेपर देखने में इजी लगता है, जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो अपने आप ये भी गलत हो गया वो भी गलत हो गया, फिर वैसे वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड ही रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल ओपिनियन है कट ऑफ लेस देन 30 रहनी चाहिए। बाकी अभी देखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन था MSQ में, आपको ना इस तरह का आपको बना के दिया हुआ था, बताना था रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर मैंने नंबर बिल्कुल सही रखे, मैंने खुद को बार बार रिवाइज भी किया था कि एक कार्बन के ऊपर नंबरिंग सेम चल रही है, 1 2 ऐसे करके 3 4, तो नंबर बिल्कुल यही वाले थे, ठीक है। इसके अलावा ये 2 ऑप्शन ऐसे इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे देखो H5 और H7, जो ये H5 और H7 है, क्योंकि बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये इनएनिसोटॉपिक ही है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये H1 और H3 हैं ये भी इनएनिसोटॉपिक हैं। बाकी के 2 ऑप्शंस और भी थे, वो तो देखते आप गलत कर दोगे, बट इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। अगर बात करें H6 और H7 की, H6 और H7 आपस में डायस्टीरियोटॉपिक है, होमोटॉपिक नहीं है। अगर ये होमोटॉपिक होते तो फिर यहाँ पे CN एक्सिस से एक्सचेंज हो रहे होते, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब था ऑप्शन डी लास्ट वाला, जिसमें 1 और 3 आपस में इनएनिसोटॉपिक हैं, क्योंकि बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। और साथ ही में जो H2 और H3 हैं वो आपस में डायस्टीरियोटॉपिक हैं। तो हालांकि ये MSQ क्वेश्चन था बट इसका एक ही ऑप्शन ठीक था। अब ना यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि MSQ का मतलब होता है कि एक या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं जहाँ पे MSQ है बट सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर रहेगा। इसके बाद पूछा था, ये भी MSQ में पूछा था कि कितने इनमें से NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से हैं। तो जिनका भी मास नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो वैसे क्या होता है, NMR इनएक्टिव होते हैं। तो ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है, ये एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा। इसकी स्पिन हाफ होती है 19F की और इसकी 1 रहती है, ड्यूटेरियम ही आपका, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे फिर ये स्टीरियो से एक MCQ टाइप क्वेश्चन इसमें बताना था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, बताना था कायरल कंपाउंड कौन सा होगा, ठीक है। कायरल कंपाउंड के लिए यहाँ पर बात ये है कि देखो इस वाले केस में होता ये है कि जैसे सपोज करें जो ये वाले ग्रुप है ना ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे 2 ऑप्शन थे जहाँ पे दोनों सेम दिए हुए थे तो वो नहीं होगा, ये इसका आंसर रहेगा। और एक और ऑप्शन था जहाँ पे आपको ये ऐसे करके 3 पाई बॉन्ड लगा के दिए थे, बाकी यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे, ठीक है। अब क्योंकि 3 पाई बॉन्ड लग गए हैं सारे प्लेन में, आगे सबका एल्कीन होता है प्लेनर, वैसे ये भी प्लेनर होगा तो ये भी आपका कायरल कंपाउंड नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है और ये कंपाउंड क्यों था, आई थिंक ऑप्शन डी में मेंशन किया हुआ था, तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर
ये अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रखा है कि मिक्सचर है CH3Br और इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो इस तरह से दिखा सकते हैं। आपको बोला गया था कि यहाँ पर ना 2 सिंगलेट्स आ रहे हैं, एक सिंगलेट इसका आ रहा है और एक इसका भी आ रहा है सिंगलेट, ठीक है। पहले प्रोटॉन्स काउंट करेंगे दोनों के, दोनों सिंगलेट तो देंगे बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ आपको दिख रहे हैं 3 प्रोटॉन्स है, मतलब यहाँ जो सिंगलेट आएगा वो 3H का आएगा और यहाँ पर 3 6 9 है ना, तो यहाँ पे 9H का सिंगलेट आएगा। तो अगर ऐसे देखा जाए कि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल, तो क्या होगा 3 और 9 यानी कि 3:9 मतलब 1:3 रेशियो आनी चाहिए। बट आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि जो रेशियो है ना वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3:1। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएं, देखो यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स हैं, इसका 3 टाइम्स कर दो। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट्स से मैंने बोल दिया इसके हम 9 मोल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इसका हमने 1 ही मोल लिया। अब ना अगर मोल को मैं मोलिक्यूल की टर्म्स में देखूं तो आप ऐसे समझो, क्योंकि देखो दोनों मोल ही हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोलिक्यूल्स पे आ जाओ। अगर इसके हम 9 मोलिक्यूल्स लेंगे तो एक मोलिक्यूल में 3 H है, 9 में कितने होंगे 9, मतलब एक में 3 है, 9 में देखो 27, यानी कि अगर हम 9 मोल लेंगे या 9 मोलिक्यूल्स अगर हम मान लें तो ये हो जाएंगे 27H, ठीक है। और इसका हमने 1 मोल यानी कि आप 1 मोलिक्यूल मान लो, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 6 9 9H। तो अब अगर हम इसके ले लेते हैं 9 मोल, इसका ले लेते हैं 1 मोल, तो हमारे पास यहाँ से 27H और वहाँ से 9H। अब अगर आप रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 3:1, तो ऐसे आ सकता है। दैट मीन्स आपको X यानी कि 9 मोल लेना था और Y दैट मीन्स आपको 1 मोल लेना था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था X/Y की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 9/1, दैट मीन्स इसका आंसर 9 रहेगा, ठीक है। एनी टाइप क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ओके फिर ये भी एक 1H NMR का आपको डेटा गिवन था कि कोई कंपाउंड है जिसका 1H NMR में ये वाला डेटा आ रहा है, तो 6H का सिंगलेट था और फिर 1H का एक ब्रॉड सिग्नल आ रहा है अराउंड 13 ppm, दैट मीन्स वो पक्का COH ग्रुप प्रेजेंट है और वो हर एक ऑप्शन में था भी सही। और फिर आपको 2 दिए हुए थे सिग्नल जो कि एरोमेटिक रेंज में थे, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ये रहने वाला है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पे OMe, यहाँ पर OMe, ठीक है। अगर सिग्नल्स की बात करें इस वाले H का, ये वाला रहा ब्रॉड सिग्नल, 3 + 3 6H का सिंगलेट आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो एक ये वाला H, एक ये वाला H और एक ये वाला H। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स अगर HA है ये तो फिर ये भी HA हो गया और ये HB रहेगा। तो ये दोनों H एक जैसे, मतलब 2HA का डबलेट आएगा HB की वजह से, ठीक है। और जो HB है वो इन दोनों के साथ कपल करेगा, मतलब इसका ट्रिपलेट आएगा 2HA की वजह से। तो फिर ये डेटा को, जो डेटा आपको दे रखा है उसको जस्टिफाई कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसमें आपको बताना था, हाँ ये ना मास स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन था, जो ऑप्शंस थे वो मास स्पेक्ट्रा के थे, तो ये सॉल्व तभी हो पाएगा जब आप इसका प्रोडक्ट लिख पाएंगे पहले। तो यहाँ पर ना स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले बेस दे रखा है, मतलब H+ निकाल लेगा, H+ के निकलते ये बन जाएगा O-, ठीक है। O- बना, अब यहाँ पर CO2 है, ऐसे दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिसिटी आएगी रिंग में यहाँ पे ऐसे करके, इसको आप यहाँ पे अटैक करवा दो ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा, ये बन गया डबल बॉन्ड O, बाकी यहाँ पर सेम। यहाँ पर देखो इसने अटैक किया है कार्बन के ऊपर, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O है, ऐसे लगाया मैंने, एक बन गया O-, फिर लिखा हुआ है देन H3O+, मतलब वर्कअप हो गया, यहाँ बन गया COH, इसका काम खत्म, ठीक है। अब है आपको ब्रोमीन वाटर ऐड कर रखा है एक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रोमीन वाटर की, मैंने Br2 ले लिया ऐसे करके, ऐसे लिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं एक काम कर सकती हूँ सबसे पहले कि अब ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, तो एक स्टेप में हम इसको इससे पहले इसको एरोमेटाइज करवा देंगे, यानी कि वापस से फिनोल बना देंगे। तो ऐसे करने से यहाँ आया OH, यहाँ आया पाई बॉन्ड, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही, यहाँ से इसको बाहर निकाला मैंने, इसने इसके ऊपर अटैक किया, पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मिल जाएगी, ऐसे करके हमने दिखाया, ठीक है। अब मैं ये रेज कर देती हूँ, यहाँ लिखेंगे, ओके।
तो यहाँ पर ये हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इसने अटैक किया Br के ऊपर ऐसे, और यहाँ पर COOH पहले से था, ठीक है, ऐसे करके हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये सिस्टम वापस से कोशिश करेगा एरोमेटिक बनने की, दैट मीन्स यहाँ से हम इस बार, क्योंकि H तो है नहीं बट हाँ CO2 गैस रिलीज करवा सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से आप CO2 निकाल दो बाहर, और CO2 के बाहर जाने से हाँ इधर आएगा पाई बॉन्ड, ये वापस बन गया OH, बाकी दोनों पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, यहाँ पर Br, ठीक है। और आप क्वेश्चन वापस पढ़ो, एक्सेस में दिया हुआ था, दैट मीन्स यहाँ पे वापस आके आप लिखोगे ब्रोमीन वाटर, और एक्सेस में है तो क्या होगा, आगे भी फर्दर ब्रोमिनेशन होगा, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इधर ये OH, यहाँ Br पहले से लग गया था, बाकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये है फाइनल आंसर। अब आपको बताना था कि जो ये वाला कंपाउंड है इसका अगर हम मास स्पेक्ट्रम देखते हैं तो कैसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 Br है, देखो 3 Br है, मतलब 4 आइसोटोपिक पिक दिखेंगी, एक M+2, M+4, M+6, मतलब टोटल 4 आपको पिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये ऐसे करके। तो क्या होगा, अभी ये फॉलो करता है Br वाला सिस्टम कौन सा, अपना पास्कल्स ट्राइंगल, यानी कि 1:3:3:1, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे पूछा गया था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन, इसमें मैंने मेल्स देखे थे आपके, देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ना डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर गिवन था, ये वाला, ठीक है। आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया था अल्फा एल फ्रक्टोफिरेनोज, देखो फिरेनोज मतलब 5 मेंबर रिंग बनेगी, सारे ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग ही थी, ठीक है। अब बात है यहाँ पे अल्फा की और एल की, ठीक है, ये समझना है आपको। देखो एल और डी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि होता क्या, देखो कार्बन नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब जो 5 वाली कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे होता क्या है, जो ये वाला OH है वो अटैक करता है ना यहाँ पर ऐसे, वो अटैक करते हैं, चाहे वो यहाँ से करे चाहे यहाँ से करे, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका यही रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं थोड़ा सा, तो ऐसे बना लो, इधर लगा हुआ है CH2OH, देन CO, देन कार्बन नंबर 3, 4, 5, आप OH को इस तरफ दिखाओ, क्योंकि है तो क्या sp3 हाइब्रिड, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH2OH, ऐसे करके। दिस इज कार्बन नंबर 6, दिस इज 5, दिस इज 4, 3, 2 एंड 1, इसको ऐसे करके इसका अटैक करवाएंगे, ठीक है। अब जो थर्ड वाली कार्बन है उसमें राइट साइड पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, दैट मीन्स जो राइट पे होता है वो नीचे दिखाते हैं, तो नीचे H आएगा, ऊपर OH आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे राइट साइड पे OH है तो OH नीचे आएगा, ऐसे ऐसे हमने दिखाया। तो ऐसे करके आप इसको करवाओगे, ये आपका आंसर रहेगा। और ये ऐसे ही क्यों हुआ, OH नीचे क्यों गया, क्योंकि अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा वाले केस में OH नीचे CH2OH ऊपर, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन ए था ये, और MCQ टाइप क्वेश्चन है तो AQ का आंसर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन CSIR नेट में भी पहले पूछा गया, आई थिंक गेट में भी पहले आया है। तो पहले क्या है, विटिक रिएक्शन है, सिंपल करेंगे। अच्छा बेस था यहाँ पे, बेस मैं बेस ले देती हूँ, बस कोई बेस था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बेस के बिना तो फिर हम अटैक नहीं करवा पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बेस का करके H+ निकालेगा, यहाँ से माइनस बनेगा, ठीक है। विटिक रिएक्शन होगी, विटिक रिएक्शन के बाद क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाएंगे, ये कार्बन है, यहाँ H लगाया मैंने, जो ये वाले कार्बन है आप ऐसे मान लो ये प्लस माइनस है, या तो उसको प्लस माइनस दिखाओ, या फिर चाहे तो यहाँ पे आप पाई बॉन्ड लगा सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो इस वाले पाई बॉन्ड को उसको कंबाइन करना है बेसिकली, ठीक है, ऐसे करके। इस वाली कार्बन के पास एक H है यहाँ पे, तो मैं लिखा यहाँ पे CH, इसके बाद 1 और 2, 1 2 ऐसे, और ये Br, ये आपका A हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो एक काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस अभी बन रहे हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के, आपको ऑप्शन देख के भी समझ में आया होगा कैसे कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, कहाँ से आ रही है, देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आ रही है यहाँ पे इस वाली कार्बन पे, तो ये अटैक कर रही है, ठीक है।
इतना हमने देख लिया। अब क्या होगा, ये वाला बाहर जाएगा, इस वाले कार्बन का इससे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रही हूँ, पाई बॉन्ड हमने ब्रेक करवाया। मैं यही दिखाती हूँ उसको, वैसे तो ये डीलोकलाइज होकर यहाँ तक पहुँच सकता है, बट ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे करके। तो ये कार्बन नंबर 4, 3, 2 एंड 1 का बॉन्ड बना है इसके साथ। ठीक है, ऐसे करके इधर पॉजिटिव आया है, ये कार्बन नंबर 5 पे पॉजिटिव, 4 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, ऐसे हो गया। और यहाँ पर एक H तो हो गई, एक H तो यहाँ पर है ही, है ना। नेक्स्ट टाइम H+ निकाल के इधर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड लगा देंगे। तो H+ निकाला यहाँ से हमने और लगाया पाई बॉन्ड, ये। तो ये बनेगा आपका फर्स्ट, जो भी यहाँ पे नाम लिखा होता है, मैंने ए लिख दिया है, ये आपका ए बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डाला हुआ है मेटासीपीबीए, क्या करेगा, ये इपॉक्सीडेशन करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको हटा के डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसको हटाया हमने और इसने करवा दिया इपॉक्सीडेशन। इसके बाद BF3 एक ल्यूइस एसिड है, ये अपने लॉन पेयर देगा BF3 को, एक लॉन पेयर दिया इसने दिया, इससे प्लस आएगा, इसने एक्सेप्ट किया, इसमें माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेन है, यहाँ पे रिंग ओपन करवाएंगे, रिंग ओपन की हमने। ठीक है, रिंग ओपन करवाने के बाद ये आपकी बेंजीन रिंग ऐसे बना देती हूँ, बाकी सब सेम ऐसे। और यहाँ पर इधर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया है ऑक्सीजन, इधर है BF3- ऐसे। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वैसे तो बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, यहाँ से इसको बैक बॉन्डिंग भी मिल सकती है, तो ये यहाँ से इसको शिफ्ट करवा देंगे हम। ठीक है, H- यहाँ पे शिफ्ट हुआ, प्लस यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं एक स्टेप में दिखा देती हूँ, हमने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव को पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, पाई बॉन्ड बन गया, ऐसे करके नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका बी रहेगा, मतलब फाइनल जो भी आपका प्रोडक्ट था वो ये रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे देखते हैं, आप ये देखो, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये सेम क्वेश्चन कैरेक्टर्स बुक से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है, और ये मैंने टॉपिक ऑन डिमांड सीरीज में भी करवाया है। देखते हैं इसको, और जो जे केमिस्ट्री आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बर्ज रिडक्शन है, और हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब कुछ मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, डोनेटिंग ग्रुप के पास पाई बॉन्ड रहता है, ऐसे रहेगा। इधर आया CH3, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है OCH3, ऐसे। अगर पूरा मैकेनिज्म आप डिटेल में लिखेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। अगर हम ट्रिक से ही जाए ना, तो नेगेटिव या तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, आपको पता है नेगेटिव यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव यहाँ लगाएंगे। ठीक है, फिर अपने पास ये है, यहाँ से Br- को निकाल दो बाहर, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसका अटैक यहाँ करवा दो। ठीक है, अटैक करवाने से क्या होगा, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेंगे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OCH3 है। ठीक है, इधर ये अमाइड, और यहाँ पर आ गया देखो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3, अब 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, ऐसे ये बन गया, ये आपका ए हो गया। ठीक है, दिस इज योर ए। इस बार आगे देखते हैं, इसमें ऐड करवाया गया है एक्वस HCl। अब ये 2 काम कर सकते हो, और ऑप्शन में भी ऐसा था, पहले तो यहाँ से शिफ्ट करवा के इसको कीटोन बनाओ। ठीक है, पहला काम तो ये करेगा, ये। ठीक है, और जो अमाइड है उसका भी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये भी हाइड्रोलिसिस होके COH बन जाएगा, ये बन गया COH। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और साथ में रिफ्लेक्सिंग है, मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जा रहा है। क्या होगा, सबसे पहले सोचिए पाइसाइक्लिक के बारे में। देखो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, क्या होने वाला है, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी। कैसे करवाएंगे, 1 वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, या सिंपल ऐसे देखो, 1 वाला पाई बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, 1, 2 के बीच में पाई बॉन्ड लगाएंगे, 1, 2 के बीच में पाई बॉन्ड लगाएंगे, और जो 3 है 3 का बॉन्ड बनवा देंगे 3 से। ठीक है, तो ऐसे करके 1, 2 के बीच में पाई बॉन्ड इधर ऐसे आया, CH3 पहले से था, जो ये वाला कार्बन यहाँ पर आया, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड 1। मैंने क्या कहा था, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, ऐसे करके, और बाकी सेम। यहाँ पे क्या है, COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, एक सेकेंड, OCH3, हाँ ठीक है, ये रहेगा। यहाँ पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखो इसको ध्यान से। आपको ना ये 4 कंपाउंड दे रखे थे ऐसे सिंपल अपने प्लेनर फॉर्म में, है ना। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे, इनमें से ये MSc टाइप क्वेश्चन था, बताना कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो पहले जो ये वाला सिस्टम है P, इसको ऐसे बनाते हैं, ऊपर की साइड है मतलब Br को आप ऐसे लगाओ, और यहाँ पे ये भी ऊपर साइड है मतलब यहाँ पे ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर Q की बात करें तो Q आपका ऐसे बनेगा, और ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। फिर R की अगर बात करते हैं तो बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे OH लगा दो, P जैसा ही है ये भी, और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल सेम। S वाले केस में इधर OH और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब ना मैं ऊपर वाले कंपाउंड को हटा रही हूँ, ये हमने बनाया, ऑप्शन पढ़ना शुरू करो। देखो जो ये वाला पार्ट है कि इस साथ रिएक्शन हो रही है इन DMF, और एक ये दोनों केसेस में SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। SN2 टाइप रिएक्शन होगी, और P और Q की बात हो रही है दोनों केस में। अब देखो मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास PH S- न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे N3- आपका न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही केस में SN2 टाइप रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी बात करूँ एक्सियल वाले की, अगर हम इसकी बात करें और फिर हम इसकी बात करें, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना, मैंने बोला कि SN2 टाइप रिएक्शन होगी, उसके पास ना 2 ऑप्शन है। एक बार ये भी ड्रॉ कर लो यहाँ पर ऐसे। अब क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल आपका है, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही केस में या तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आए यहाँ से, या तो यहाँ से आए, या फिर वो यहाँ से आए। आप खुद देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, मैंने कहा SN2 टाइप रिएक्शन होगी ना, तो फिर इसकी बैक साइड से आएगा, मतलब यहाँ पे अगर इस वाले कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है मतलब इसके बैक साइड से आएगा, यानी कि यहाँ से आएगा, पीछे से, यहाँ दिखाया मैंने SN2 टाइप रिएक्शन है, ऐसे दिखाया, ठीक है। तो अगर बैक साइड से आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन। इस वाले केस में इसकी बैक साइड मतलब यहाँ से आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या है, इसको इतनी हिंड्रेंस नहीं मिल रही है, यहाँ पे हो रही है स्ट्रॉन्ग 1,3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कि इक्विटोरियल वाला है, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा स्लो, ये हो जाएगा फास्ट, यानी जो P है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ एट अ फास्टर रेट रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू Q। तो ऐसे करके आपका ये वाला ऑप्शन तो ठीक है और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। P मतलब फास्टर रिएक्ट करेगा। फिर अगर हम बात करें Q और S की रिएक्शन के साथ, या फिर पहले ये वाला देख लो, ये देख लो, ये वाला देखो, जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन, अच्छा ठीक है यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं। अब इन दोनों की बात नहीं हो रही है, बाकी की दोनों ऑप्शंस में R और S की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हटा देती हूँ यहाँ से, इनको देखते हैं। अगर बात हो रही है रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद CrO3, कैसे होगा वो देखो। अपने पास यहाँ पे OH है, ठीक है, इस ग्रुप से वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे देखो। CrO3 के साथ रिएक्शन हमने करवाने, सपोज मैंने ऐसे लिखा, कैसे होगी रिएक्शन, इसको मैंने ऐसे यहाँ से ब्रेक करवाया, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। वाला क्वेश्चन पहले भी गेट में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे हमने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ऑक्सीजन इधर है, इधर आया क्रोमियम, इसके पास 2 पाई बॉन्ड थे पहले से, एक बना O-, ठीक है, ये वाला H आ जाएगा इसके पास, ऐसे बन जाएगा, और यहाँ एक तो ये बना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये वाला H है ना, ये वाला स्टेप है, ये है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये वाला स्टेप कितना फास्ट हो रहा है वही डिसाइड करेगा रिएक्शन कौन सी फास्ट जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, मतलब क्या हो रहा है कि H निकल रहा है और पूरा ग्रुप बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ऐसे करके यहाँ पे आपका ये कीटोन बन जाएगा, बाकी सब सेम, ठीक है। अगर मैं यही वाला काम यहाँ पे करवाऊँ इस वाले केस में तो क्या होगा, सेम बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है आपकी वो सेम बनेगी, बस क्या होगा, यहाँ पे ये O आएगा, इधर Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, H आपका यहाँ से निकलेगा। अब अगर हम सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट को देखें तो एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये H है, ठीक है, और ये हो गया बल्की ग्रुप।
अब यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग डायएक्सियल इंटरेक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला ग्रुप बहुत जल्दी निकलेगा। और मैंने क्या बोला, यही जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब क्योंकि वाला ग्रुप जल्दी निकल रहा है तो जो ये वाला कंपाउंड था इसमें OH ऊपर लगा हुआ था, यानी कि आपका R वाला कंपाउंड वो फास्ट रेट शो करेगा। इस वाले केस में क्या ये इक्वेटोरियल पे है, तो यहाँ पे इन H के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये कंपैरेटिवली स्लो निकलेगा, तो फिर S का रेट स्लो हो गया। मतलब जो ये वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर अगर बात करें रिएक्शन विद TSCl ET3N, मतलब क्या है, टोसाइलेशन है, बेसिकली टोसाइलेशन है। तो अब अगर हम बात करें इसके साथ, मैंने पहले R बनाया यहाँ पे, ऐसे ऐसे R बनाया, ठीक है, और S वाले केस में क्या है, S वाले केस में OH नीचे है, जो बेस है वो यहाँ से H+ निकालेगा, माइनस आएगा, फिर ये अटैक करेगा TSCl के ऊपर, Cl- बाहर जाएगा, OTS बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक केस में ये बन रहा है और एक केस में ये बनेगा, क्योंकि ये बहुत बल्की ग्रुप है तो इक्विटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब जो ये वाला पार्ट जो S है आपका वो फास्ट रेट पे रिएक्ट करेगा और R आपका स्लो करेगा, मतलब ये वाला हो गया ऑप्शन गलत, ठीक है, ऐसे करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ओके, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मुझे याद है लिखा हुआ था कि ये बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, ये वाला एक ऑप्शन था, MCQ टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे ना लिंडलर्स कैटलिस्ट वर्ड नहीं लिखा था, बट वही है, रीजन दिया हुआ था, साथ में किनोलिन भी लिखा था, ठीक है, किनोलिन भी था, मतलब लिंडलर्स कैटलिस्ट है, क्या काम होता है इसका, ये इसको एल्कीन बना के छोड़ देगा, सिस एल्कीन बनाएगा, ठीक है। हमें एल्कीन चाहिए तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं, डाइबल H है, क्या करेगा ये, इसको चेंज करेगा, पहले CHO में, फिर उसको फर्दर रिड्यूस कर देगा CH2OH में, एराइलिक अल्कोहल बनता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों दिखने में काइंड ऑफ फेवर्स की रिएक्शन है, पहले इसकी बात करते हैं, क्या होगा, बेस है, यहाँ से H+ निकालेगा, माइनस आया, ये बाहर गया, अटैक किया इसने, ठीक है, फेवर्स की रिएक्शन है, सिंपल। एक सेकेंड, 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ फिनाइल। नेक्स्ट स्टेप में OMe माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है। अटैक के बाद क्या बनेगा, O माइनस OMe। अब 2 ऑप्शन है, तो यहाँ ब्रेक कराओ चाहे यहाँ करवाओ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, मैंने इसको यहाँ ब्रेक करवाया ऐसे करके, तो क्या बनेगा, PH, इधर आया CH माइनस, देन ये CH2, देन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O OMe, ठीक है। वर्क के बाद ये प्लस आ जाएगा, बन गया ये, तो ये बिल्कुल ठीक है आंसर। इसकी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ना 2 H थे, मैंने बोला एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन आयन डीलोकलाइज हो रहा है किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज किस पे हो रहा है, रिंग के ऊपर, तो मतलब मेरा एसिडिक था। इस वाले केस में देखो एक H यहाँ पर है और 3 H यहाँ पर है, जो अगर ये वाला H+ निकला, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस रिंग के ऊपर भी डीलोकलाइज होगा और वो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर भी होगा, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। तो अगर हम इसको वैसे अप्रोच करेंगे तो फिर इधर आएगा CH3, इधर आएगा Br, इधर आएगा माइनस, रुक गई रिएक्शन, आगे फर्दर फेवर्स की रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें होता कैसे, अब ये काम कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इधर ये ऐसे, इधर ये Br, इधर O माइनस, इधर आगे लग गया OMe, और यहाँ पर है CH3। नेक्स्ट स्टेप में CH3 को माइग्रेट करवा दो, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी कि PH, एक सेकेंड, हाँ इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, इधर पॉजिटिव आएगा, हमने मिथाइल माइग्रेट करवाया, इधर पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे करके इधर आ गया मिथाइल, इधर कार्बन डबल बॉन्ड O और ये OMe, ठीक है। तो मेजर बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। और अगर आप ऐसे करके आए हैं कि आपने यहाँ से CH3 से पहले H+ निकाल लिया, क्या बना CH2 माइनस, और फिर आपने यहाँ से निकाला, इसको अटैक करवा दिया, ये बन गया, एक सेकेंड, ये बन गया, तो वापस आपने वही बना दिया जो हमने पहले वाले में बनाया था, फिर आपकी फर्दर रिएक्शन सेम होगी, तो ये माइनर बनेगा, मेजर ये बनेगा, तो ये वाला इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो
ये वाला क्वेश्चन में जितना ऑप्शंस को लिख पाई मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है सबसे पहले, देखो इसको देखते हैं। विनाइल सल्फोनिल बेंजीन, क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? विनाइल मतलब इधर सल्फोनिल यानी कि SO2, बेंजीन यानी कि PH, ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लूँ जो L है मेरा वो ये, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगी 4+2 यानी कि डील-सेल्डर रिएक्शन, ठीक है। जब इन दोनों की डील-सेल्डर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इधर है पाई बॉन्ड, इधर ये 6 मेंबर रिंग और यहाँ पर लगा हुआ है SO2 PH। ये सेम रिएक्शन हमने करी भी है अगर आपने कैरियोथेर सीरीज देखी होगी तो, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या करवाया, सिंपल ऐसे करवा दो, ऐसे, ठीक है। इसकी रिएक्शन यहाँ पर ये बन गया। तो L आपका क्या हो गया, L आपका हो गया ये आपका L है, यानी कि ये वाला L ठीक है। ये ऑप्शन ठीक नहीं बोल रही मैं, ये L बोल रही हूँ कि L ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये आपका M बन गया, ये आपका M बन गया। ये वाला ऑप्शन देखो, M आपको ये दे रखा है तो मतलब ये ठीक है। इसके बाद M में ऐड किया गया है N, ठीक है। ऑप्शन देखो, इसी वाले ऑप्शन में N बोल रखा है, क्या दे रखा है, N आपको दे रखा है NaHG मिथेनॉल। अगर कैरियोथेर सीरीज देखी है आपको पता होगा ये NaHG मिथेनॉल। जी केमिस्ट्री ऐप वाले स्टूडेंट आपके नोट्स में ही है ये, ठीक है। क्या करेगा, ये सारे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्या करेगा, कन्वर्ट कर, ये आपका क्या है, ये आपका N है, दिस इज योर N। ये इसको कन्वर्ट कर देगा इस सिस्टम में। सेकंड स्टेप में क्या डाल रखा है, पैलेडियम कार्बन H2, इसको रिड्यूस कर देगा, डेकालीन सिस्टम बन गया, ठीक है। तो ये काम खत्म। मतलब जो ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो M है मतलब ये वाला जो आपका M है, इसमें ऐड किया गया है X एंड देन इथाइल ब्रोमाइड। X का एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये LDA वाला है, ठीक है। अगर हम X को मान लें LiAlH4 तो वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ देखो इसको, अगर मैं LDA मानती हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया कि X क्या है, LDA है। LDA मतलब एसिड प्रोटॉन निकालेगा, हमने ये रिएक्शन भी करी हुई है, H+ निकाला, यहाँ से माइनस लगाएगा, फिर क्या है, LD का आपका X है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में Br- बाहर, इसने इस पर क्या अटैक, ठीक है। अटैक करने के बाद आपका N बनेगा, देखो इधर ये है SO2 PH, इधर आ गया इथाइल, ऐसे। इसको उन्होंने N बोला है, नहीं हमने N ऐड किया एक्चुअली। पहले ये हो गया आपका X हो गया, अब इसमें हमने N ऐड करना है। N क्या था, N था मिथाइल में, यहाँ ये था NaHG मिथेनॉल, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ऐड करती हूँ NaHG मिथेनॉल तो क्या होगा, ये आपका N है, क्या होगा, इसको फिर से ब्रेक करवाएगा, ब्रेक करवा के ये बना देगा इथेनॉल, यहाँ पे सिर्फ इथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। फिर लास्ट टाइम में क्या है, पैलेडियम कार्बन H2, फिर से क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये आएगा आपका फाइनल O, ऐसे पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ये बन गया आपका लास्ट O, ठीक है। तो ऐसे करके देखो ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन ठीक होंगे। इसका ये वाला ठीक है बट LiAlH4 नहीं हो सकता। फिर ना अगर आपको लग रहा है कि ये वाला कंपाउंड एक्रोलीन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसे आप रिएक्शन करवा के देख सकते हैं, सारी चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ऑर्गेनिक वाले कुछ क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड। अब बात करते हैं आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। एक क्वेश्चन गिवन था कि दो इन्वर्टेड कॉन्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सर्कुलर बेसिस को शेयर कर रहे हैं, ऐसे हैं, और फिर वर्टेक्स से प्लेन पास कर दिया। कट करने के बाद कैसी शेप बनेगी आपको बताना था, तो ये रोम्बस बनेगा। फिर एक कंक्लूजन वाला क्वेश्चन था जिसमें कुछ डेयरी फार्मिंग के बारे में दिया था और साथ में था कि कुछ म्यूटेशन स्टार्ट हो गई थी, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें कुछ ऐसा कि सारे ह्यूमन बींग्स को रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सबको ये डेयरी प्रोडक्ट लेने ही होते हैं। उसमें कुछ दूसरा वाला ऑप्शन था कि किसी को नीड नहीं होती, और एक था कि असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और एक लास्ट ऑप्शन ये वाला था। सो आई थिंक ये वाला ठीक होना चाहिए। फिर एक था जिसमें आपको बताया था कि किससे हम डाइस बना सकते हैं, जो दिखेगी, जो आपको 3 दिखाई हुई थी, फिगर वहाँ पे दिखाई हुई थी, तो उसमें ये वाला ऑप्शन होगा, आई थिंक ऑप्शन डी था ये।
और फिर एक क्वेश्चन था, इसमें पाई चार्ट बनाया हुआ था, टोटल वोट्स इतनी थी, इनवैलिड इतनी थी, वैलिड का आपको पाई चार्ट दिया हुआ था, ठीक है, तो वैलिड आ जाएंगे इतनी, और फिर बी और सी की इतनी परसेंटेज दे रखी थी, वहाँ से निकालना टोटल कितनी वोट्स होंगी, तो बी और सी की मिला के तो इतनी रहेंगी, यानी कि ऑप्शन ए था शायद ये, ठीक है, ये आंसर रहेगा। और फिर एक क्वेश्चन था इंग्लिश वाला, जिसमें आपको ये फिल इन द ब्लैंक टाइप था, जो बता रहे जो ये एरो है ये इंडिकेट करता था इंटेंसिटी, तो यहाँ पर ना हमें सिली या फिर फुलिश से रिलेटेड वर्ड्स में से निकालना था। मैंने गूगल किया है, तो ये सारे वर्ड्स में से सबसे नियरेस्ट यही वाला लग रहा है, तो आंसर इसका वेन होना चाहिए, बाकी जो भी गेट वाले ऑफिशियल आंसर की देंगे उसमें हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन था। अब हम आगे देखेंगे ऑर्गेनिक और फिजिकल का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको सबसे ईजी वाला पार्ट कौन सा लगा और ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया। सो हाय एवरीवन, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है, गेट का। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंपल क्वेश्चन था, क्या था, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आपको दी हुई थी, तो आपको ऑर्डर और क्लासेस बतानी थी। आपको पता है कि क्लासेस जितनी आपके पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उतनी आपके पास क्लासेस होंगी। सो 6 हैं, तो आपके पास 6 ही क्लासेस हो गई। उसके बाद ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम सम करते थे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशन, जो आपके पास कैरेक्टर अंडर आइडेंटिटी है। सो ये 4 आपके पास सिंगली डिजनरेट हैं, तो 1 सिंगली डिजनरेट हैं, तो कैरेक्टर 1 आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों आपके पास डबली डिजनरेट हैं, इनकी डायमेंशन 2 है, तो आप इनके स्क्वायर्स करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया, 12। सो ऑर्डर आपका 12 आ गया, क्लासेस आपकी 6 आ गई। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था, द प्लॉट्स दैट आर लीनियर फॉर द लैंगमर आइसोथर्म, ठीक है। अब आपको पता है कि लैंगमर आइसोथर्म की जो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, दैट इज P बाई वी इट इज इक्वल टू 1 बाई के वी मोनो प्लस P बाई वी मोनो, ठीक है। तो मतलब आपके पास P बाई वी का प्लॉट अगेंस्ट प्रेशर, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे दोनों साइड्स प्रेशर से डिवाइड कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचा 1 बाई वी, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई के वी मोनो, और यहाँ पे आपके पास 1 बाई पी प्लस यहाँ पे आपके पास 1 बाई वी मोनो। तो यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी और वेरिएबल्स क्या रहेंगे, वेरिएबल्स आपके हो गए 1 बाई वी एंड 1 बाई पी। फर्क क्या पड़ता है, बस आपके पास जो स्लोप और इंटरसेप्ट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो आपके पास P बाई वी वर्सेस P एंड 1 बाई वी वर्सेस 1 बाई P। तो दिस वाज बेसिकली MSQ, ठीक है। तो इसमें आपको ये दोनों ऑप्शंस को टिक करना था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास काइनेटिक्स का था। सो इसमें आपके पास पैरेलल रिएक्शंस हैं और आपको दे रखा था दैट K1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K2, ठीक है। और P1 की कंसेंट्रेशन दे रखी थी एट कंप्लीट कन्वर्जन, दैट इज 15 मोलर, ठीक है। सो कंप्लीट कन्वर्जन मतलब ये पूरा का पूरा आपका रिएक्ट कर गया। सो आपको पता है दैट P1 और P2 की जो रेशो है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू K1 अपॉन K2। अब नाउ K1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K2, सो मतलब ये आएगा आपके पास 2, मतलब जो P1 है दैट विल बी डबल ऑफ द P2, ठीक है, दैट विल बी डबल ऑफ द P2। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, अब कंप्लीट कन्वर्जन दे रखा है, सो दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, बिकॉज ये सारा रिएक्ट करके तो P1 और P2 बनाएगा। सो मीन्स आपके पास यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट आपके पास यहाँ पे P1 एंड P2 का सम किसके इक्वल होगा, R0 के, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास P1 डबल है P2 के, सो P2 आधा हो गया P1 के। P1 की आपको कितनी दी हुई है 15, सो P1 की आपकी 15 है और P2 उसका आधा है, सो आधा है मतलब 15/2। सो आपके पास कितना हो गया 15 प्लस 7.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 22.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपके 22.5 ये आपके NAD में था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास मॉलिक्यूल है XY2 करके, ठीक है, और आपको दिया हुआ है इट इज़ माइक्रोवेव एक्टिव,
ठीक है। सो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट आएगी। और देन आपको दिया हुआ है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम शोज पी आर कंटूर, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आपके पास पी क्यू आर नहीं है। सो मतलब क्या है, देखो कि आपके पास एक्स वाई बेंट हो नहीं सकता है ना, बिकॉज अगर वो बेंट होगा तो ओनली पी क्यू आर कंटूर आएगा, ठीक है ना, आपको पता है। सो बेंट वाली ऑप्शन तो आपकी डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद हमें लीनियर पे जाना है, बिकॉज लीनियर है तभी आपका पी आर कंटूर शो हो रहा है। सो लीनियर के केस में अब आपको माइक्रोवेव एक्टिविटी देखनी है, ठीक है। वो माइक्रोवेव एक्टिव है, सो मतलब वो ऐसा लीनियर नहीं हो सकता जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो भी डायपोल मोमेंट वेक्टर आएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो म्यू 0 आएगी। सो ये वाली ऑप्शन आपकी डिस्कार्ड होगी, जहाँ पे एक्स आपका सेंट्रल एटम है। सो आपके पास यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? वाई। उस अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। सो आपका आंसर आएगा वाई इज द सेंट्रल एटम इन द लीनियर x/2, ठीक है। सो आपके पास ये चीज़ आएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इन एटॉमिक यूनिट्स। अब आप सबको पता है कि जब हम एटॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ जो एटॉमिक चार्ज है। सिमिलरली आपके पास जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दैट इज इक्वल टू 1 एंड जो आपका बोहर रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1। सो दीज आर ऑल 1 यूनिट्स, ठीक है, एटॉमिक यूनिट्स में। अब इसको आपको एटॉमिक यूनिट्स में करना है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो आपके पास यहाँ क्या आ गया? 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 है, ए नॉट 1 है, ई भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। तो ये एनईटी में था, आंसर इसका 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, आपको बेसिकली वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको स्टेट आइडेंटिफाई करनी होगी। तो देखो आपको साइन फॉर्म में तो दिया हुआ है बट साथ में कोसाइन फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो आपको कोसाइन फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? बेसिकली इस पूरे पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, जो 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स बाई एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2x, है ना, मतलब साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल, ठीक है। हमने कॉस का रीड ले लिया, जस्ट लाइक 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये चीज़ आ गई। अब इसी को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इस कांस्टेंट को उसके साथ कंबाइन कर लोगे ना, जो आपके पास 1/2 है, जिस 2 से आपने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई वाला तो कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो आपके पास आएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय L³ जब आप उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। √2 इंटू √2 करके कर देना, √2 इंटू √2 उस हिसाब से। तो आपके पास यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल, साइन ऑफ 2 पाई वाई बाई एल एंड साइन ऑफ पाई जेड बाई एल। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं। सो आपके पास क्वांटम नंबर्स आएंगे ये 2 और यहाँ पे 1। सो आपके पास nx 2 है, दैट विल बी इक्वल टू ny, और आपका nz किसके इक्वल है? 1 के। सो आपकी जो एनर्जी आएगी वो आपकी किसके इक्वल आ गई? h² अपॉन 8 ml², क्यूबिकल बॉक्स है। और यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया? यहाँ पे आ गया आपके पास 9। सो दैट विल बी इक्वल टू 9h² अपॉन 8 ml²। अब आपको पूछो ये रेशियो टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो ग्राउंड स्टेट आपको पता है इस केस में क्या होती है? ग्राउंड स्टेट आपके पास होती है E111, तीनों आपके क्वांटम नंबर्स 1 होंगे। सो अकॉर्डिंग 1² प्लस 1² प्लस 1², सो आपके पास आएगा 3h² अपॉन 8 ml²। तो जब आप रेशियो लोगे सो 3 टाइम्स आई है ना उसकी, सो मतलब E डिवाइडेड बाय E111, सो दैट विल बी इक्वल टू 3।
3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका NAT में पूछा गया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, Q आपका है मोलर पार्टीशन फंक्शन, स्मॉल q आपका मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था फॉर ए गैस X2। अब देखो, जब भी हम कोई कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल। जब हम सेक्रेटरी-रॉड इक्वेशन भी डराइव करते हैं ना, उसमें भी हम इंडिस्टिंग्विशेबल ही मानते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए। सेम मतलब गैस पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल है। सो आपको पता है इंडिस्टिंग्विशेबल हो तो जो आपका मोलर पार्टीशन फंक्शन है वो आपका किसके इक्वल होगा, जो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन है की पावर Na, ये एवोगैड्रोस नंबर है, डिवाइडेड बाय Na फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है, फॉर इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, सो आपके पास ये आ गया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ln ले लो इस पूरी चीज़ का। सो इट विल बी ln ऑफ q की पावर n, Na को n लिख दिया, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, सो यू विल हैव ln ऑफ q की पावर n माइनस ऑफ ln ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये चीज़ आएगी। अब इसको करना है हमने सिंपली, तो ये आपकी जो पावर है वो लॉग के बाहर आ गई। तो आपके पास क्या आ गया, सो यू गेट n ln ऑफ q। अब यहाँ पे हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना, ln ऑफ n फैक्टोरियल। तो ln ऑफ n फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा, n ln ऑफ n माइनस ऑफ n। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, यू हैव n ln ऑफ q माइनस ऑफ n ln ऑफ n प्लस n। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ था, कोई कैटेलाइज रिएक्शन था जिसकी टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो जस्ट लाइक जैसे आप एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन में टर्नओवर नंबर पढ़ते हो ना, तो आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है। सो वहाँ पे आपके पास जैसे K2 है, सो K2 आपके पास किसके इक्वल होता है, जो आपका मैक्सिमम रेट है डिवाइडेड बाय जो आपके पास एंजाइम की टोटल कंसंट्रेशन है। यहाँ पे कैटलिस्ट है तो यहाँ पे कैटलिस्ट में पुट कर देता हूँ कैटलिस्ट की टोटल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन है 5 मोल%। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो आपके पास आ गया 5 × 10⁻⁻²। इतना आपने कैटलिस्ट ले लिया। रेट आपके पास क्या होता है, कितनी आपकी कन्वर्जन हुई पर यूनिट टाइम। तो कितनी कन्वर्जन हुई, 90%। सो 90% आपकी कन्वर्जन हुई पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम मतलब मैं इसको टाइम से डिवाइड करूंगा, जो कितना है मेरा 1/3। ठीक है, सो ये आपके पास आएगा इन मोल्स, बिकॉज इट वॉज गिवन कि आपके पास 1 मोल है सबस्ट्रेट का। तो 90% कन्वर्जन है, मीन्स कि आपने 0.9 मोल्स कन्वर्ट कर लिए। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, यू विल हैव, एक सेकेंड, यूनिट वाइज है ना, तो आपका मोल से कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 30। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² इन आर इनवर्स। बहुत सिंपल था। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 आर इनवर्स। सो दैट विल बी योर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इनको लगाना है इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको लगाना है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड के कॉन्सेप्ट से करोगे कि अगर आपकी नोड्स इंक्रीज करेंगी तो आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब इस केस में आपके पास जैसे ये है, ठीक है, ये वाला। अब ये तो आपका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है ना, प्लस 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 कोई भी नोड नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 0 नोड है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि आपके पास मैक्सिमम किस में है नोड्स, मैक्सिमम किस में होंगी। देखो अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यू हैव प्लस माइनस माइनस प्लस। सो एक नोड, दूसरी नोड, प्लस माइनस 3 नोड, माइनस प्लस 4 नोड, प्लस माइनस 5 नोड। सो आपके पास यहाँ पे 5 नोड्स हैं। सो मीन्स बहुत ज़्यादा नोड्स हैं। तो जितनी ज़्यादा नोड्स उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो मतलब E3 की एनर्जी आपके पास सबसे कम आएगी और E2 की एनर्जी आपके पास सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है,
तो उसके बाद आपके पास बीच वाली ऑप्शन बचती है, आपके पास E1 एंड E4 है। सो E1 और E4 की आपकी एनर्जी आइडेंटिकल है, तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। बेसिकली आपको एक्सट्रीम्स ढूंढने थे नोट्स निकाल के, ठीक है। सो आपके पास ये ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है थर्मल पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन काइनेटिक्स से था क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछा हुआ था रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो आपका काइनेटिक चेन लेंथ है, काइनेटिक चेन लेंथ है। सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे आपका 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ होता है जब आपकी म्यूचुअल टर्मिनेशन हो रही होती है ना, तो आप इसको ले सकते हो। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ KR, यहाँ पे मोनोमर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशिएटर की कंसंट्रेशन। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें आपको साफ दिख ही रहा है दैट अगर आप इनिशिएटर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगी, इसके बढ़ाने से ये डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज हुई तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिक्रीज होगी, ठीक है ना। बट आप एक चीज देख सकते हो कि दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोनोमर कंसंट्रेशन के। सो मोनोमर कंसंट्रेशन दोनों केसेस में इंक्रीज करोगे तो दोनों बढ़ेंगे। सो आपका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट दैट विल बी दोनों डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है इंक्रीज करेगा विद द मोनोमर कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशिएटर के साथ ऐसे रिलेशनशिप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से आपके MSQ शुरू होते हैं, ठीक है, ये वाला MSQ है मतलब। तो आपकी जो 4 स्टेटमेंट्स है इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। सो पहली स्टेटमेंट देखो, द डेल्टा इज सेम। सो डेल्टा ई वॉज बेसिकली बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में इट इज सेम, बट रिजिड रोटर के केस में इट इज डिफरेंट। ऑब्वियस है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपके लेवल्स होते हैं इक्वली स्पेस्ड, सो जो एडजेसेंट लेवल्स उनका डिफरेंस सेम होगा। रिजिड रोटर के केस में आपके पास क्या है, रिजिड रोटर के केस में आपके पास जो डिफरेंस है दैट टेंड्स टू इंक्रीज, है ना, तो डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो ये भी सही है। चलो, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस टोटल फॉर अल्फा इज नेगेटिव ऑफ बीटा। देखो सबसे पहले तो उसने मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। और वैसे भी आपको पता है जो एस टोटल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका किसके इक्वल होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट। और आपको पता है कि एस की वैल्यू आपकी दोनों अल्फा और बीटा के लिए आपकी हाफ है, एम एस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ है अल्फा और बीटा के लिए रिस्पेक्टिवली, है ना। सो मैग्नीट्यूड तो आपका बेसिकली इट विल बी पॉजिटिव फॉर बोथ, ठीक है ना। सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फॉर द 3 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आप स्पिन सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, जैसे लिथियम एटम के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो उस केस में आपके पास बेसिकली जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, सो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आता है 1/√n फैक्टोरियल, ना कि अकेला n। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट देखो, द नोड इन द 3s इज सेम एज द नोड इन द एंगुलर पार्ट ऑफ द 4D। अब इसमें आपको ध्यान से देखना था। अब नोड इन 3s, अब 3s के केस में आपके पास n-l-1 नोड्स हैं। सो आपके पास 3 माइनस l वैल्यू इसकी 0 माइनस ऑफ 1, सो आपके पास 2 नोड्स हैं जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, बिकॉज एंगुलर नोड नहीं होती है इसमें। और अगर मैं 4D के केस में बात करूं, सो 4D का एंगुलर पार्ट बोला है केवल, ठीक है ना। सो मतलब एंगुलर नोड्स पूछे हैं इसकी, सो एंगुलर नोड्स आपके पास कितनी आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू l वैल्यू, दैट विल बी 2। सो मतलब इसकी 2 एंगुलर नोड्स हैं, इसकी टोटल नोड्स 2 हैं, तो दोनों बराबर हैं। सो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपकी A और D स्टेटमेंट करेक्ट आएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रेविमेट्री से रिलेटेड था, कैलकुलेशन बेस्ड ही था। देखो 12.45 मिलीग्राम्स है ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसने कितने का वेट लॉस दिया, 3.6 मिलीग्राम्स, ठीक है। सो देन द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ वाटर लॉस। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का वेट है आपके पास, जो उसका मोलर मास है दैट इज 249.5 ग्राम, ठीक है। ऐसे उसमें से x ग्राम निकल गया, ठीक है ना। सो ये x, तो जो रेशियो ऑफ मास लूज होगा ना वो आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है ना। मतलब जो रेशियो जैसे 12.45 लिया उसे 3.6 मिलीग्राम निकल गया, तो यहाँ पे जो रेशियो लिया और यहाँ पे जो रेशियो ली दैट विल बी सेम।
तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, सो योर x की वैल्यू विल कम आउट टू बी अराउंड 72, ठीक है, 72 ग्राम। सो मतलब इससे 72 ग्राम्स ऑफ वेट लूज हो गया। अब इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 18, बिकॉज हम मोल्स में बात कर रहे हैं ना, मोलर मास में। सो इसका 18 है, ठीक है ना। सो 72 ग्राम में फिर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, बिकॉज इट इज लूजिंग वाटर ओनली ना। सो आपके पास, आप 72 को बेसिकली 18 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आएगा, 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ वाटर। सो 4 फॉर्मूला यूनिट्स आपके लूज हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन MSQ है। MSQ में आपके पास देखो ध्यान से, बहुत बेसिक आई थी ग्रुप थ्योरी, पर आपको ध्यान से करनी थी। देखो सिग्मा V इज प्रेजेंट इन अमोनिया बट नॉट इन द BF3, ये तो गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है BF3 का जो पॉइंट ग्रुप है दैट इज D3H। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिग्मा H है तो सिग्मा V नहीं है, सिग्मा V है ना। सिग्मा V आपकी कंटेन करती है C3 यहाँ पे, जो आपके पास तीनों BF बॉन्ड्स के अलॉन्ग होंगी, तो 3 सिग्मा V's हैं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो, अगर CCl4 एंड SF6 के केस में C2 एंड C3 आर प्रेजेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। C2 और C3 दोनों होते ही हैं। यहाँ पे आपके पास परफेक्ट ऑक्टाइडल टेट्राहेड्रल सिमेट्री आएगी, यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टाइडल सिमेट्री आएगी, तो ये वाले भी आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। जैसे C3 यहाँ पे एक CCl बॉन्ड के थ्रू पास करेगा, तो आपके पास ऐसे टोटल 4 CCl बॉन्ड्स हैं, तो 4 C3 होंगे। सिमिलरली आपके पास ऑक्टाहेड्रन में भी होता है, ठीक है ना, जो ऑपोजिट आपके इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस हैं उसके थ्रू, सिमिलरली उनमें C2 भी होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला सेम आपका नेट में भी आया था। बेंजीन के केस में आपके पास 1 सिग्मा H है, डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर प्लेन, बिकॉज यहाँ पे आपका पॉइंट ग्रुप इज D6H, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा H तो आपकी मॉलिक्यूलर प्लेन है, बट यहाँ पे आपके पास आप बोलते हो 6 सिग्मा प्लेन्स हैं, उन दोनों की क्लासेस डिफरेंट है, 3 सिग्मा V हैं, 3 सिग्मा D हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये नेट में भी आया था। आगे देखो, C2 इन वाटर एंड H2O2 इज प्रेजेंट बट नॉट इन PCl5, ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि PCl5 के केस में आपके पास D3H है पॉइंट ग्रुप, तो वहाँ पे आपके पास 3 C2 होंगे परपेंडिकुलर टू अ C3 एक्सिस, वो आप बना के भी देख सकते हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें देखो मैंने लिख रखा है ताकि टाइम सेव होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में तो आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो सिमेट्रिक स्ट्रेच IR इनएक्टिव है, ठीक है ना, वो आप पढ़ते हो, रमन एक्टिव हो गया फिर, और बेंड वाला IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव हो गया, तो ये दोनों तो हम श्योर हो गए। उसके बाद देखो जो OH का एसिमेट्रिक स्ट्रेच है, अब वाटर के केस में आपके पास जो सारे मोड्स होते हैं दे आर IR एज वेल एज रमन एक्टिव, तो दोनों IR और रमन एक्टिव आएंगे, एसिमेट्रिक मोड भी, ठीक है। उसके बाद देखो HCl, सो HCl के केस में जब वो स्ट्रेच करेगा, डायपोल मोमेंट ऑलरेडी है मॉलिक्यूल में, सो मॉलिक्यूल IR एक्टिव है। सिमिलरली ये रमन एक्टिव भी आता है, बिकॉज अगर आप होमोन्यूक्लियर लो, होमोन्यूक्लियर आपके पास IR इनएक्टिव आते हैं बट दे आर रमन एक्टिव, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल्स दे आर रमन एक्टिव, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये IR इनएक्टिव है बिकॉज ऑलरेडी इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्ट्रेच में कहाँ से आ जाएगी, और यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखो सिमेट्रिक अमोनिया का स्ट्रेच। अब यहाँ पे सिमेट्रिक देख के IR इनएक्टिव नहीं बोल देना, अमोनिया के केस में भी आपके जो मोड्स होते हैं दे आर ऑल IR एज वेल एज रमन एक्टिव, ठीक है ना। आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, मतलब जैसे आप करेक्टर टेबल में आप करते हो ना डराइव, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो सारे मोड्स आएंगे, दे विल बी IR एज वेल एज रमन एक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखो बेंट कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देख लिया, IR एक्टिव रमन इनएक्टिव, तो यहाँ पे KLM करके पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो IR एक्टिव और रमन इनएक्टिव, सो IR एक्टिव और रमन इनएक्टिव, तो आपके पास एक ही है ये बेंड वाला। उसके बाद IR इनएक्टिव और रमन एक्टिव, तो ये भी आपके पास एक ही है वो वाला। उसके बाद IR एज वेल एज रमन एक्टिव,
ठीक है ना, IR एज वेल एज रमन एक्टिव। तो वो आपके पास कौन से हैं, वो आपके पास 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो ये आपके पास हो गए 3, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था आपका। एक शायद गलती लगी है यहाँ पे, गलती ये लगी है दैट जो आपके पास IR इनएक्टिव, बिकॉज इसको आपको बहुत ध्यान से करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे IR इनएक्टिव और रमन एक्टिव आपके पास यहाँ पे 2 हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। तो टोटल 6 थे ना, इसलिए। चलो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आपको CMC दे रखी है, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। अब इसमें देखो आपको घबराना नहीं है। एग्रीगेशन नंबर आपको कितना दे रखा है, एग्रीगेशन नंबर आपका 80 है, ठीक है ना। 80 का मतलब आपके 80 मोनोमर्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ माइसेल। तो इससे क्या होगा, जितनी आपकी मोनोमर की कंसंट्रेशन है, माइसेल की कंसंट्रेशन उसकी 1/80th हो जाएगी, ठीक है ना। इतना हम समझ सकते हैं। सो देखो, तो यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन एक्सेस में प्रेजेंट है CMC के, उतने जो कंसंट्रेशन में जो मोनोमर्स होंगे वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ माइसेल। सो मतलब जो आपके पास यहाँ पे एक्सेस कंसंट्रेशन है देन द CMC, उस केस में आपके पास माइसेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, दैट विल बी 0.088 माइनस ऑफ 0.008। तो यहाँ से आपके पास आएगा 0.080। इसको आप 80 से डिवाइड करोगे क्योंकि एग्रीगेशन नंबर इतना है ना। सो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.001। सो ये आपके पास कंसंट्रेशन किसकी आई, ये माइसेल्स की आई, ठीक है ना। अब इतनी कंसंट्रेशन CMC है, मतलब इससे इतनी कंसंट्रेशन पे आप बोल सकते हो कि आपके पास फ्री मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे। तो इतनी कंसंट्रेशन के आपके पास फ्री मोनोमर्स हो गए, और माइसेल की कंसंट्रेशन कितनी आई 0.001। तो आपके पास अब टोटल कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.009, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल था ये। इसमें आपको पता है आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है बिकॉज आपको डेल्टा S नॉट निकालना है। सो डेल्टा G नॉट आपको log K की वैल्यू दे रखी है। सो यू नो डेल्टा G नॉट आपका किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ 2.303 RT log K। सो ये बेस 10 वाला है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास आपने यहाँ पे 10.6 वैल्यू पुट करोगे, वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूला बना के पुट कर लूँगा, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस होगी उससे। तो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो डेल्टा S नॉट मेरा ये आ गया, ठीक है। देन मैं वैल्यूज पुट करूँगा। सो डेल्टा H नॉट की वैल्यू ये है, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट वाज गिवन इन किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे जो आप R की वैल्यू पुट करोगे 8.314, वहाँ से आपके पास अगेन यहाँ पे जूल पर मोल में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आपने ये माइनस और उसका अपना माइनस, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। इस वाली टर्म से इस वाली टर्म को आपने सबट्रैक्ट करना है। ये वाली टर्म छोटी आती है, ये वाली बड़ी आती है। सो उसको आप जब 298 से डिवाइड करोगे, ऊपर आपके पास यूनिट्स होंगे जूल पर मोल, नीचे केल्विन में। तो आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन, आपका आंसर प्लस में आएगा, ध्यान रखना है। NAD का था तो आपके पास ये चीज़ 21.75 जूल पर मोल पर केल्विन। सो आपका एंट्रोपी चेंज आ गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, ये आपका MSQ रहेगा 17th। अब ये वाला थोड़ा ना थ्योरी से रिलेटेड था, स्टैटिस्टिकल की, एंसाम्बल के रिलेटेड, ठीक है। अब एंसाम्बल हम किसको मानते हैं, देखो आपके पास बेसिकली ऐसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। हर यूनिट के अंदर आपके पास n मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका कुछ V वॉल्यूम होगा, उसका कुछ T टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एंसाम्बल्स। ये एंसाम्बल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स का नंबर आप बहुत ज़्यादा लेते हो, ठीक है ना। सो मीन्स एंसाम्बल में आप कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट इमेजिनरी रेप्लिकेशंस, आप इमेजिनरी होती हैं वो रेप्लिकेशंस, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। उसके बाद देखो ऑल द मेंबर्स आर आइडेंटिकल विद द आइडेंटिकल माइक्रोस्टेट्स, ये आपका गलत है। आइडेंटिकल माइक्रोस्टेट्स नहीं होती,
आपके पास डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स होती हैं, तो ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद देखो कैनोनिकल एंसेम्बल नॉट सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप 3 तरह के एंसेम्बल करते हो, एक होता है आपके पास माइक्रो कैनोनिकल, एक आपके पास होता है कैनोनिकल, एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, माइक्रो कैनोनिकल के केस में यू कंसिडर इट एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपस में ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके पास नंबर, वॉल्यूम एंड एनर्जी तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। कैनोनिकल के केस में आपके पास नंबर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। इट इज बेसिकली अ क्लोज सिस्टम, जो ये यूनिट्स दे आर बिहेविंग एज अ क्लोज सिस्टम, एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। और ग्रैंड कैनोनिकल के केस में इट इज एन वी एंड केमिकल पोटेंशियल। तो जब भी केमिकल पोटेंशियल लिखा है ना, सो मीन्स दिस बेसिकली है ओपन सिस्टम, जो एक दूसरे के साथ मास भी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इन दोनों के लिए आपके पास कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो कैनोनिकल का पूछा हुआ है, सो कैनोनिकल के केस में इट है सेम कॉम्पोजिशन, नॉट डिफरेंट, नॉट सेम गलत है, इट है सेम कॉम्पोजिशन, तो गलत हो गया। उसके बाद देखो एंजाम्बल्स एवरेज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंजाम्बल के केस में आपको याद रखना है, एक तो जो इनका नंबर होगा, एंजाम्बल्स का नंबर होगा, उसको ऐसे n बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपका इनफाइनाइट होगा, बहुत लार्ज नंबर, जो लास्ट स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। और हम टाइम भी इनफाइनाइट लेते हैं, वी बेसिकली टेक टाइम इनको इक्विलिब्रियम में आने की, ठीक है ना। सो वी टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, सो मतलब लॉन्ग टाइम। सो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, तो आपकी ए और डी स्टेटमेंट्स करेक्ट आएंगे एमएसक्यू में, ठीक है। तो यही था आपका फिजिकल वाला पार्ट, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो गेट 2024 एग्जाम हो चुका है। आई होप आप लोग एग्जाम दे के आ गए होंगे और आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है। तो कुछ मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। तो उससे पहले हाँ चलो डिस्कस कर लेते हैं कैसा आया था पेपर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई ईजी से मॉडरेट के बीच में आया था, लेकिन ज़्यादा साइड आप ईजी रखो, ठीक है। ईजी क्वेश्चन ज़्यादा थे और एक आधा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो बहुत ईजी पूछी हुई थी। चलो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले अगर क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पर देखो, इसका आपसे CFSC पूछी हुई थी, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स से आपसे CFSC पूछी हुई, तो यहाँ पर देख सकते हो क्रोमियम जो होगा क्या है, 3 पॉजिटिव में है, ठीक है। 3 पॉजिटिव में D3 सिस्टम होता है। D3, अब इसमें यहाँ पर लो स्पिन हाई स्पिन कुछ होता नहीं है, हमें पता है D3 में। तो D3 सिस्टम में अगर आप इसमें क्या करोगे, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो T2G3 एंड EG0 हो जाएगी, ठीक है। T2G3 है तो यहाँ पर CFSC कितनी आएगी, यहाँ पर माइनस का 1.2 डेलो आएगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में उसने मैग्नीट्यूड की बात की थी, उसने बोला था मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसने मॉड लगाया हुआ था वहाँ पर, ठीक है। इसको y समथिंग बोला था और यहाँ पर बोला था इसका मॉड क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है डेलो की वैल्यू, तो 21600 और ये आपको कितना दे देगी भाई 25920। एनईडी टाइप क्वेश्चन था, ये आपका आंसर बनता था यहाँ पर। क्लियर होगी बात। इस क्वेश्चन की बात को तो इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, यहाँ पर पूछा था लोवेस्ट न्यू CO, ठीक है। तो इन तीनों में तो कंपेयर कर लेंगे भाई आराम से, ठीक है। यहाँ पर 0 ऑक्सीजन स्टेट में हो गया, ऑल्दो आपको पता है क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोनिल के साथ, वहाँ पर CO6 होता है, लेकिन CO5 ही दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 0 है, यहाँ +1 में है और यहाँ -1 में। तो आपको पता है मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा उतनी न्यू CO कम मेरी। तो सबसे कम भाई इनमें अगर बात की जाए तो इसकी सबसे कम आनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर एक ये दे रखा था, अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एनालॉगस कंपाउंड है क्रोमियम के साथ वाले से मोलिब्डेनम के साथ, तो जो मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स होता है यही सेम, लिगेंड सेम होते हैं, ठीक है। अब क्रोमियम मोलिब्डेनम मेटल जब चेंज होता है तो उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बैंड देखने को मिलते हैं जनरली, यहाँ पर 2 बैंड आते हैं, एक आपका कितने 1750 के आसपास, 60 के आसपास, और यहाँ पर एक 1900 के आसपास आता है, ठीक है। अब इसका जो बैंड आता है वो आता है भाई 1860 के आसपास, ठीक है। तो अब एक बैंड जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे, एक बैंड कम फ्रीक्वेंसी पे, भाई किसको माने, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। बाकी जब आंसर की आएगी तब देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 बैंड आ रहे ना, तो अगर हम ये वाला मानेंगे तो इससे तो कमी आ रही ना। और वैसे भी अब इनमें कंपेयर करोगे तो क्रोमियम यहाँ पर भी 0 है,
यहाँ पर -1 है, तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर कम है माइनस में, तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर लिगेंड डाई इन जो है ये भाई क्या होता है, सिग्मा डोनर अच्छा होता है, तो वहाँ पर डोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। दोनों फैक्टर मतलब अलग अलग हो गए, तो कैसे कंपेयर करें, तो डाटा पता होना चाहिए हमें। तो मैंने डाटा बता दिया है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है, जब आंसर आए की आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था भाई, ये था यहाँ पर, ये बोला था इसमें मेटल मेटल बॉन्ड X है और इसमें मेटल मेटल बॉन्ड Y है, ठीक है, हमें X + Y बताना था। तो मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये TV निकालो, इसका 5 + 6 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, कितना आ जाएगा ये आपका क्या 30 आ गया। तो भाई अगर मेटल मेटल बॉन्ड कितने आएंगे यहाँ पर 36, 2 के लिए 36 होता है ना, 30 / 2, तो x जो आएगा आपका 3 आएगा। ऐसे ही अगर आप y निकालोगे तो यहाँ पर आप TV काउंट करोगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है, तो y जो आएगा यहाँ पर 2 आएगा। तो टोटल x + y जो आएगा यहाँ पर 5 आंसर था यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। ये भी एनईडी टाइप क्वेश्चन था, x + y पूछा था, तो उसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 + 2 दैट इज 5 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहती भाई रिएक्शन थी सीधी सीधी, Xg(F2) की रिएक्शन है, यहाँ पर इससे कुछ नहीं होता, यहाँ पर HF निकल जाता है और ये आके लग जाता है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा F Xg और ये ग्रुप एज इट इज लग जाएगा SO2F होल ट्वाइस और प्लस HF निकल जाएगा, बस ये जो था ना आपका, यही था आपका आंसर, ठीक है। एक ऑप्शन में ऐसा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या थी भाई, यहाँ पर देखो बायोनॉर्गेनिक से एक ही क्वेश्चन पूछा था और सिंपल ये पूछा था कि नॉन हीम कौन सी होंगी प्रोटीन्स, ठीक है। तो 2 ऑप्शन थे, MSQ टाइप क्वेश्चन था ये, एक तो हीमराइथ्रिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला आंसर था, और एक आपका हीमोसाइन और कार्बोक्सी पेप्टाइडिस। इन चारों में ही क्या होता है, हीम नहीं होता, ठीक है। बाकी जो 2 ऑप्शन थे, एक में आपका ऑक्सीमा मतलब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दे रखा था, उनमें तो हीम ग्रुप होता ही है, और एक आपका ऑप्शन था भाई साइटोक्रोम P450 वाला, और शायद हीमोसाइन दे रखा था। तो साइटोक्रोम P450 जो होता है उसमें भी हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये 2 आपके करेक्ट थे, ठीक है। फिर एक और MSQ पूछा था कि कौन सा डिस्टॉर्टेड होगा, वही JDD चेक करनी थी। तो एक ये वाला कॉम्प्लेक्स था, इसमें Mn3+ था, तो Mn3+ जो होता है वो क्या होता है भाई, D आपका 4 होता है, और ये क्या है, हाई स्पिन है, और D4 हाई स्पिन कैसे भरोगे भाई, इस तरह से भरोगे ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख लो EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग JDD होगी। बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ पर वेनेडियम जो है वो आपका 2+ में, 2 नहीं 3+ में, वेनेडियम 3+ में था, D2 सिस्टम था, D2 था, तो यहाँ पर T2G3 T2G2 और EG0 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना, D2 था ना, तो T2G2 और EG0। अब T2G2 है मतलब यहाँ पर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, चाहे EG हो चाहे T2G हो, दोनों में से कोई भी अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो वहाँ पर आपकी क्या देखने को मिलेगी, JDD देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में थी, ठीक है। और कौन से कॉम्प्लेक्स थे यहाँ पर, एक शायद ये वाला था FeCN6 4-, इसमें नहीं होती है, D6 लो स्पिन का केस है ये, और एक आपका था शायद कौन सा कॉम्प्लेक्स FeF6 का, ठीक है, FeF6 3-। तो ये यहाँ पर D5 हाई स्पिन का केस है, इसमें भी JDD नहीं होगी, इन दोनों में नहीं थी और इन दोनों में थी, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई ग्राउंड स्टेट मोलिकन टर्म सिंबल बोला था इसका, ठीक है, इसका आपको ग्राउंड स्टेट मोलिकन टर्म सिंबल बताना था। तो सिंपल है भाई, यहाँ पर क्रोमियम 2+ में है, क्या होता है, D4 सिस्टम है, हाई स्पिन का केस है, बना लो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कैसी है भाई, डबली डीजेनरेट है ना, ये इधर उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता, डबली डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन, डबली डीजेनरेट। और डबली डीजेनरेट अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, और ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स है, G लगा दो, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2s+1 कितना आएगा, 2s+1 कितना आ जाएगा, 4 है तो 5 आ जाएगा, 5 EG, ये आपका आंसर था, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें +1 कर दो, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आराम से आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हो, S की वैल्यू निकाल लो, 4 × 1/2 2 आएगी, और 2 यहाँ पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 EG था बस, यहाँ पर यही आंसर था आपका। ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी थी भाई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन से होंगे, तो ये होगा भाई, है ना, सिस वाली जो फॉर्म होती है उसमें POS नहीं होती है ना, जिन जिन में POS नहीं होगी, नो POS, इसमें तो नहीं है, तो ये भाई ऑप्टिकली एक्टिव था। और ये वाले क्या है, यहाँ पर अगर आपकी सारी की सारी चिलेटिंग आ जाते हैं लिगेंड, है ना, ACAC क्या है आपका, एसिटाइल एसीटोनेट बाइडेंटेट लिगेंड है,
3 प्रेजेंट है, मतलब सारी की सारी चिलेट रिंग है आपकी। और रिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होती है, प्लेनो सिमेट्री नहीं होती है। तो ये भी एक्टिव था और ये भी एक्टिव था, ये 3 आंसर थे। और ट्रांस वाला आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, पीओएस होती है ना। ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल, बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल है। ट्रांस वाले में पीओएस होती है, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं था, ये 3 थे भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था भाई, हाइपर फाइन लाइंस बतानी थी हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या बतानी थी, हाइपर फाइन लाइंस बताओ, यही दे रखा था आपको, वेनेडिल का सल्फेट, उसका एक्वस सॉल्यूशन दे रखा था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वेनेडियम जो होता है वो आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है इस तरह का, ठीक है। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पर आपको आई की वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो आपको वेनेडियम के लिए आई की वैल्यू पता होना जरूरी, तभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर 2+ कर लो इस तरह से। तो ये वेनेडियम जो होता है यहाँ पर 4+ में होता है, ठीक है। वेनेडियम 4+ में होता है, D1 सिस्टम होता है, और सॉल्यूशन बोला हुआ था और एट रूम टेम्परेचर बोला था। तो एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल बीच में। तो आपको यहाँ पर अभी ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन आपको एवरेज स्ट्रक्चर जो मिलती है सॉल्यूशन फेज और रूम टेम्परेचर पे ऑक्टाहेड्रल ही मिलती है। तो यहाँ पर बस D1 था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कपल करेगा किससे, वेनेडियम की स्पिन से। तो हाइपर फाइन लाइंस कितनी आएंगी भाई, यहाँ पर देख लो, 2i+1 लगा दो, i+1 है, 2ni+1, n तो है 2ni+1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू n की वैल्यू 1 है, वेनेडियम से ही कपल करेगा, जो वेनेडियम की स्पिन है उससे कपल करेगा। और स्पिन कितनी होती है भाई आपकी, 7/2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए था, +1। तो यहाँ से आपकी 8 लाइन आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ कोई ड्रैग रूल वगैरह नहीं लगेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि आप आंसर देखोगे ना ऑप्शन, वहाँ पर 8, 7, 6, 5 ऐसे करके लाइन थी, तो ड्रैग रूल लगे तो बहुत सारी लाइन्स आएंगी, यहाँ पर सिर्फ 8 लाइन, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। बात करें इसकी, इसमें अलाउड ट्रांजिशन पूछी हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में आपकी अलाउड ट्रांजिशन पूछी हुई थी। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, Fe2+ है, D6 सिस्टम है, D6 सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। D6 लो स्पिन है, तो आपको पता है क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, T2G6 और Eg0, मतलब कि यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना। इसी से क्वेश्चन हो जाता है आपका, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आपको ट्रांजिशन के बारे में नहीं भी पता होता ना, तो भी आप ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मतलब 2s+1 की वैल्यू 1 आएगी, 2s+1 की वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ पर इसकी जो ग्राउंड स्टेट आती है वो आपकी आती है 1a1g, ठीक है। ये तो यहाँ से 2 ट्रांजिशन होते हैं आपके, 1a1g या 1a2g देख लेना, 1a1g। तो यहाँ से जो यही ऑप्शन था 1t1g वाली एक ट्रांजिशन होती है, और एक आपकी और ट्रांजिशन होती है 1a1g to 1t2g, ठीक है। ये 2 ट्रांजिशंस आपकी होती हैं। तो यहाँ पर यही 2 ऑप्शन जो थे ना 1 वाले, बाकी शायद एक जो 2 ऑप्शन थे उसमें 5t2g या 5eg से ट्रांजिशन हो रखे थे, ठीक है। तो वो पॉसिबल है ही नहीं, आपकी ग्राउंड स्टेट ही जो है यहाँ पर वो आपकी ये बनेगी, 1a स्टेट बनेगी ना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ट्रांजिशन जो थी ना, और लो स्पिन D6 का जो केस होता है उसमें यही 2 स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, बाकी और भी होती हैं, लेकिन वो फॉरबिडन होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऑब्जर्व ही नहीं होती, तो उनको फॉरबिडन ही मान लिया जाता है, ठीक है। लो स्पिन का जब आप क्या देखो, तनाबे सुगानो डायग्राम देखोगे ना, तो वहाँ से आपका ये आंसर आता है, ठीक है। तो यही था आपका आंसर यहाँ पर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर नेक्स्ट था भाई आपका 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे इसमें, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा था वैसे। यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, एक तो ये x और y की वैल्यू पूछी थी, हेप्टिसिटीज, और NO का मोड पूछा था। तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में देखो थोड़ा ना हिट एंड ट्रायल करना था। यहाँ पर आपको ऑप्शन से आते हैं ना, आराम से हो जाता है क्वेश्चन। x मान लो 3, जनरली क्या होता है एलाइल जो होता है वो 3 या 1 हेप्टिसिटी शो करता है, 3 मान लेते हैं मैक्सिमम हेप्टिसिटी। तो 3 इसका हो गया, प्लस RU 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 CO के 4 हो गए, और NO का नहीं पता। अब उसने बोला था कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे। तो 8 3 11 4 15, तो NO कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई, 3 दे देगा, और 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो NO क्या हुआ भाई, लीनियर हुआ इस केस में, और x की वैल्यू हो गई भाई 3। ये का आंसर हो गया। यहाँ देखो आपको पता है यहाँ पर C5H5 मतलब CP रिंग दे रखी है। CP रिंग जनरली भाई हेप्टिसिटी कितनी शो करती है, 5 शो करती है, तो उतना ही जोड़ लो पहले, ठीक है। 5 और 3 वाला ही आंसर था, तो यहाँ पर हम 5 पहले कंसिडर करते हैं। तो 5 हो गया, और RU के हो गए भाई 8,
और यहाँ पर 4 हो गए CO के, और NO का आप देख लो तो कितने हो गए, 8 + 5 13 और 4 17, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन देने का तो सवाल ही नहीं उठता उसका, सिंपल बात हो गई। तो यहाँ पर इसको मान लो भाई क्या कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, तभी तो 18 को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर NO जो है वो बेंड थी और ये आपका Y जो था वो 5 था, ठीक है। तो X = 3 NO लीनियर एंड Y = 5 NO बेंड। एक ही ऑप्शन में ऐसे मैच हो रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में हिडन ट्रायल करते कोई ना कोई एक आधा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर यही वाला आंसर जो था सबसे बेटर था, सही था मतलब। फिर पूछा था एक पेरोस्काइट स्ट्रक्चर किस किस की होगी भाई, ठीक है। तो जनरली अगर पेरोस्काइट की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो AbX3 होता है, ठीक है। जनरली ऑक्साइड वाले भी होते हैं, X = ऑक्सीजन भी हो सकता है और X = हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरोस्काइट स्ट्रक्चर ऐसे सिर्फ इसके लिए नहीं होती, इसको तो बोला जाता है, इसका तो होता ही होता है, इसकी भी आपकी पेरोस्काइट स्ट्रक्चर ही होती है, ठीक है। यही दोनों आंसर थे। बाकी जो 2 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, एक आपका Fe3O4 दे रखा था और एक आपका NiFe2O4 दे रखा था, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, स्पाइनल होते हैं, हमें पता है। इनकी क्या होती है, स्पाइनल स्ट्रक्चर होती है। पेरोस्काइट जैसे स्पाइनल होती है ना एक टाइप स्ट्रक्चर की, वैसे आपकी पेरोस्काइट भी एक टाइप होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। उसमें अलग अलग केटाइन अलग अलग होल्स या अलग अलग लैटिस साइट ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये दोनों जो थे वो आपके आंसर थे, ये दोनों नहीं थे, ये भी MSQ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यार, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। F ब्लॉक से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, लेकिन ये टर्म सिंबल के बेसिस पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। F ब्लॉक का मानो चाहे मत मानो इसको। तो यहाँ पर बोला कि ये वाली जो टर्म है, बोल रहा है कि जनरेट हो सकती थी S1 और P2 कॉन्फ़िगरेशन से, बिल्कुल सही बात थी, ठीक है। ये भी MSQ था, इससे जनरेट हो सकती है भाई। देखो यहाँ पर ध्यान से, इस तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, ठीक है। तो L देखो क्या क्या हो सकता है, इसके लिए तो 0 आएगा, इसके लिए 1 आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 आएगा, है ना। L1 + L2 + L3 ऐसे ही करेंगे ना, फिर L1 माइनस, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 एक वैल्यू पॉसिबल है इसकी, है कि नहीं है। तो L = 2 है, D है ना। L अगर 2 पॉसिबल है तो D टर्म होगी, ठीक है। और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देख लो यहाँ से ध्यान से, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 1/2, तो आ जाएगा 3/2। और यहाँ से 2s + 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो 4D तो दे रखा है देखो। अब यहाँ पर अगर आप J इन दोनों से निकालोगे, ठीक है, तो आप सिंपल अगर ये कर दो कि J = L + S, ठीक है। तो ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए होता है ना, और वो अलग होती है। हम तो यहाँ पर पॉसिबल निकाल रहे, तो L + S से लेकर L - S तक आप कंसीडर करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा इसमें वो आपका 2 + 3/2 से लेकर 2 - 3/2 तक आना चाहिए। तो 7/2 भी पॉसिबल है, 5/2 भी पॉसिबल है, 3/2 भी पॉसिबल है और 1/2 भी पॉसिबल है। 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे आप जनरेट कर सकते हो। ये अलाउड ट्रांजिशन है, हाँ भाई है, बिल्कुल। देख लो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अलाउड ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या क्या होते हैं, ΔS = 0, है ना, और ΔL = +-1। देख लो +-1 है ना, D और P में कितना फर्क है, 1 का फर्क है। और ΔJ = +-1, तो यहाँ पर देख लो ΔJ में भी +- मतलब 1 का ही फर्क है। तो ये अलाउड ट्रांजिशन था। तो ये 2 ऑप्शन ही सही थे। एक ऑप्शन ये था कि ये जो टर्म है ना आपकी, वो L = 2, S = 1/2 और J = 5/2 से बनी। क्या ऐसा है? अगर S = 1/2 आ जाएगा ना आपका, तो यहाँ पर 4 कभी भी नहीं आ सकता। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर S = 1/2 होगा तो वहाँ पर 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़, वो गलत था, ठीक है, वो सही नहीं थी स्टेटमेंट। और एक था कि मैग्नेटिक फील्ड में 5 लाइन में स्प्लिट करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें स्प्लिटिंग देखो कैसे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट करेगा, J होता है ना, जो J के हिसाब से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब B ≠ = 0 होगा तो 2J + 1 में स्प्लिट करती है, ठीक है। तो 2J की वैल्यू कितनी थी, 5/2 + 1, तो यहाँ से आएगी 6 स्टेट्स में, ठीक है। +- 5/2, +- 3/2 और +- 1/2 सब अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं जब भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो 6 लाइन्स में स्प्लिट होगा भाई, 5 में नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आंसर आपका गलत था। तो यहाँ पर 2 ही सही थी स्टेटमेंट, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, जो लिख रखी है मैंने। फिर ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें ऑप्शन ही ऐसा करके तो आप कंफ्यूज होगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें करवाना है क्या, बीटा हाइड्रेट नहीं 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको 1,2 माइग्रेशन करवाना है ना। हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा एल्केन। तो यहाँ पर देखना हमेशा एल्कीन पे जो माइग्रेशन होता है वो बीटा पे होता है, ठीक है, बीटा पोजीशन। ये अल्फा है
और ये बीटा पोजीशन, तो यहाँ पर माइग्रेट करेगा, इसी से आपका आंसर आ जाता। यहाँ माइग्रेट करेगा, देखो क्या बनेगा यहाँ पर, जो फर्स्ट बनेगा ना आपका वो ये बनेगा RH, इसको ऐसे कर लो आप CO, और यहाँ पर CH2 CH2R, ठीक है, ये बन जाएगा। और बाकी ये PPS3 जो लगे हुए थे एज इट इज़ लग जाएंगे, ठीक है। इसको वैसे इन्होंने ट्रांस दे रखा था, ट्रांस हो जाएगा आप बाद में आगे, सारे ऑप्शन में ट्रांस ही था तो इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। इस तरह से CO हो जाएगा। फिर उसने बोला कि CO एक आ रहा है, तो जब CO एक आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा और ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर कि जब CO आएगा पहले ऐड हो जाएगा और फिर बाद में आपका क्या हो जाएगा 1-1 माइग्रेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बनेगा, जिसमें आप प्लस CO कर दोगे तो यहाँ पर बनेगा आपका RH PPS3 CO, है ना। एक CO जो आया और एक आपका माइग्रेटरी इंसर्शन में चला गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, इस तरह से CO और CH2R, ठीक है। सेकंड जो प्रोडक्ट था वो ये वाला था। और थर्ड जो प्रोडक्ट था ये बेसिकली क्या होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो मेथड होता है ना आपका, ग्रब्स कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं बनना था, यहाँ पर बनेगा भाई ये RuCl और ये PP हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये और यहाँ पर कितने कार्बन है भाई, 1 2 3, 3 कार्बन ना, तो इसको ऐसे बना लो बस, PH और PH, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये वाला ऑप्शन सही था। एक में रिंग बना रखी थी, सिंपल अटैक करा रखा था, और रिंग बना रखी थी। रिंग वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ग्रब्स कैटलिस्ट को बनाने के लिए ये आपका मेथड यूज़ होता है। अभी इसमें PPS3 लगे होंगे ना, यहाँ पर PCY3 डाल दोगे तो यहाँ पर वो रिप्लेस करके ग्रब्स कैटलिस्ट ही दे देते हैं। तो ये था, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड आपका वो बन जाएगा, ठीक है। वो वाला ऑप्शन आपका सही था इसमें। क्लियर बात। तो बस इनऑर्गेनिक में आपके इतने ही क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस थे नहीं यहाँ पर। इतने जितने थे मैंने शायद एक आधा यहाँ पर मिस हुआ होगा, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर करवा दिए आपको। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।